ओके, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज क्लास 8 में चैप्टर किया था क्रॉप प्रोडक्शन। उसमें क्या पढ़ा था आपने कि क्रॉप कैसे पैदा की जाती है ना, 7 स्टेप्स थे एग्रीकल्चर स्टेप्स रिलेटेड टू क्रॉप Yes. प्रोडक्शन। यहाँ पर हम क्रॉप प्रोड्यूस की बट घिसी पिटी प्रोडक्शन निकली है ना। 1 हेक्टेयर में जो है लेट्स से 1 क्विंटल ऑफ राइस वाज प्रोड्यूस्ड, 1 क्विंटल ऑफ व्हीट वाज प्रोड्यूस्ड। नाउ वी वांट टू इम्प्रूव द फूड रिसोर्सेज। हमने पूरे इंडिया में सब फार्मर्स को सिखा दिया कैसे खेती बाड़ी करनी है, बट उस खेती में जो पैदावार है, जो प्रोडक्शन है, वो इंक्रीज कैसे करें, क्योंकि जो हमारे पास लैंड रिसोर्सेज हैं वो तो उतने ही है ना। जो कल्टीवेबल लैंड है इंडिया में जहाँ पर एग्रीकल्चर हो सकता है ना। अब जैसे पंजाब में जो लैंड है वो उतनी है, ऐसा नहीं है कि हर साल जो एग्रीकल्चरेबल लैंड है वो इंक्रीज हो रही है, इनफैक्ट डिक्रीज हो रही है। इंडस्ट्री लग जाती है, ठीक है, वहां पर आपका जो है हाईवेज बन रहे हैं तो उसमें लैंड एक्वायर हो गई, तो वो एग्रीकल्चरल लैंड लिमिटेड है। उसी लैंड पर अब ज्यादा प्रोडक्शन कैसे की जाए, दैट इज ऑल अबाउट इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ठीक है, तो एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ प्लांट से नहीं है, एग्रीकल्चर का मतलब जो है जो फार्मर्स जो है दे आर डूइंग प्लांटेशन प्लस जो एनिमल हस्बेंड्री है, दोनों के से रिलेटेड हम बात करेंगे। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाई इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज है वो किस लिए रिक्वायर्ड है, तो व्हाट्स द आंसर फॉर दैट? To meet the growing demand of the population. हाँ, बिकॉज population is growing but cultivable land is limited, so to meet the demand, ठीक है, to meet the demand we should be able to grow more in the same resources. Past efforts to increase food resources, हमारे जो पुराने एफर्ट्स हैं फूड रिसोर्सेज इंप्रूव करने के, ठीक है, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस वी लुक फॉरवर्ड टू इम्प्रूव द आउटपुट। खाली फूड एग्रीकल्चर का नहीं है, इंडस्ट्री का भी आउटपुट होता है ना। आउटपुट इंक्रीज करने के लिए हम थोड़ा सा मैनेज वे में, सिस्टमेटिक वे में वी मूव। तो ये जो आउटपुट्स हैं इनसे रिलेटेड वी आर डिस्कसिंग। सबसे पहला जो है आपका जो मिल्क प्रोडक्शन इंप्रूव हुआ, तो मिल्क प्रोडक्शन इंप्रूव करने के लिए कौन सा रेवोल्यूशन था? White revolution. वाइट रेवोल्यूशन है ना, टू इम्प्रूव मिल्क प्रोडक्शन, वाइट रेवोल्यूशन। भाई ये बताओ, ये फोटो किसको डिनोट कर रही है, क्या इंप्रूव कर रहे थे यहाँ पर? हाँ जी, सनफ्लावर्स इंप्रूव कर रहे थे, बोले। हाँ जी, Oil seeds. ऑयल सीड्स, ठीक है। तो नॉट ओनली सनफ्लावर, इन जनरल ऑयल सीड्स, ऑयल का कलर जो है वो येलो होता है, तो येलो रेवोल्यूशन, ठीक है। इन सब में जो सबसे सक्सेसफुल था दैट वाज दैट वाइट रेवोल्यूशन। जो वाइट रेवोल्यूशन है उसकी वजह से जो है वी हैड बीटन स्विट्जरलैंड टू बिकम द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री बाय 1998। ठीक है, 1998 तक वी बिकेम द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री। और ये जो वाइट रेवोल्यूशन था इसका एक और नाम था, एनीवन? ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, ऐसी और भी रेवोल्यूशन हुए हैं जो आपका मैरीन से रिलेटेड है, दैट्स योर ब्लू रेवोल्यूशन इज देयर। जो आपका हॉर्टिकल्चर है या जो फ्लावर से रिलेटेड है, दैट्स योर गोल्डन रेवोल्यूशन इज देयर। ठीक है, और दिस इज जो आपका व्हीट प्रोडक्शन से, मेनली व्हीट प्रोडक्शन से रिलेटेड है, दैट्स योर ग्रीन रेवोल्यूशन। काफी चीजें हम इस ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन है टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, अब वो क्रॉप प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज करेंगे, यही पूरा चैप्टर है हमारा। उस क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए हम सीड की क्वालिटीज को इम्प्रूव करेंगे, हाइब्रिड क्वालिटीज लाएंगे। Sir, H5 seeds. हाँ जी, ठीक है, मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स लेके आएंगे। दैट इज ऑल अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, एंड द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन in India is anyone? The Dr. Swaminathan. Very good, Dr. Swaminathan.
डॉक्टर, ये लिख लें सभी, डॉक्टर स्वामीनाथन, is father of green revolution. And who is father of white revolution? He is called milkman of India, who started with Amul. हाँ जी, So Dr. Verghese. So Verghese Kurian. very good, Dr. Verghese Kurian. ठीक है, he started with Amul. ठीक है, अमूल में बेसिकली क्या था, देखो जो फार्मर्स हैं उनके पास काव है, बट उस काव का जो मिल्क है वो खुद ही पूरा कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो और काउस रख के क्या करेंगे। अब वो काव का जो मिल्क है वो सेल किसको करेंगे, आसपास के एरियाज में ही सेल ऑफ करेंगे। सो फार्मर्स वर लिमिटेड इन कीपिंग द काव, ज्यादा काव रखने से ज्यादा मिल्क तो आ रहा है, बट दे वर नॉट हैविंग एनी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन ही स्टार्टेड विद this distribution of milk, and he collaborated, he made all the farmers who were having cows as a partner of this society, और उस सोसाइटी ने जो है मिल्क को प्रोसेस करना, ठीक है, सबसे पहले दे स्टार्टेड प्रोसेसिंग द मिल्क, कि भाई उसके मिल्क से जो आपका कर्ड बन रही है या जो क्रीम आ रही है, तो ये सब आइटम्स जो है वो आपका इंक्रीज हो गई है ना, तो यू कैन सेल मोर ऑफ दिस, एंड देन दे स्टार्टेड आउटसोर्सिंग इट, सप्लाइंग इट, storing it, and then throughout the India they are supplying this. Okay, and that organization, it was called as Amul. Okay, Amul is Anand Milk Union Limited. Done. Okay, first and foremost question, what is agriculture? Anyone? The producing crops and raising livestock is agriculture. Very good. So agriculture is, one more line I'll add is, agriculture is cultivating lands and producing crops. ठीक है, in addition to this, and raising livestock, ठीक है, और रेजिंग एनिमल, बट ये इनकम्प्लीट है डेफिनेशन। इनकम्प्लीट क्यों है, कोई बताएगा ये रेजिंग लाइवस्टॉक जो ये इनकम्प्लीट क्यों है, क्या और होना चाहिए? Livestock for human use. हाँ जी, है ना, वैसे रेस जो है, कई लोग घोड़े पालते हैं, है ना, उन घोड़ों को भी तो रेस कर रहे हैं, बट क्या वो कंजम्पशन के लिए नहीं, वो अपना रेसिंग के लिए, अपने शौक के लिए पाल रहे हैं, ठीक है। तो रेजिंग लाइवस्टॉक फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सर तो फार्मिंग एग्रीकल्चर का पार्ट है। दोबारा बोले सर, फार्मिंग एग्रीकल्चर का पार्ट है। फार्मिंग, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। और फार्मिंग में जो है एनिमल्स, रेजिंग लाइवस्टॉक आल्सो गेट्स इंक्लूडेड, है ना। हैव यू हर्ड अबाउट पोल्ट्री फार्मिंग? Yes, sir. अब पोल्ट्री फार्मिंग में ऐसा तो नहीं है कि लैंड के अंदर मुर्गी के अंडे दबा रहे हैं, है ना, यू आर जस्ट रेजिंग द hen for human consumption. So agriculture and farming are used back to back for each other. Done? नो सर, अभी डेफिनेशन पूरा नहीं लिखा। प्रोड्यूसिंग क्रॉप, हो गया सर। हो गया। What is sustainable agriculture? ठीक है, अब एग्रीकल्चर क्या है कि भाई एक ना मिसयूज वाली बात है, ठीक है ना। आप जो है मतलब लेट्स से
if you want more output from a donkey, है ना, आप donkey से ज़्यादा output चाह रहे हैं कि वो ज़्यादा जो है कार्गो जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जा सके, तो इस डोंकी के ऊपर जो है यू स्टार्ट इंस्टेड ऑफ 20 kg यू स्टार्ट पुटिंग 30 kg ऑफ कार्गो। अब क्या कि आउट ऑफ उस डोंकी से जो आउटपुट है वो ज़्यादा निकल रहा है ना, वो ज़्यादा कार्गो लेकर जा रहा है, बट in 1 week, 1 month, that donkey health will deteriorate and eventually he will not be able to carry that cargo. Same goes with the land. आप लैंड से जो है यू वांट मोर आउटपुट, है ना, सर ने बोला है इम्प्रूव करना है क्रॉप प्रोडक्शन, तो फिर ज्यादा फर्टिलाइजर डाल दिए, है ना, ज्यादा, मतलब यू आर डिमांडिंग मोर फ्रॉम द लैंड, and then eventually what will happen is maybe 1 or 2 crops will give more yield, but it will not be able to sustain for the longer duration. तो सस्टेनेबल और क्या है कि आपने ज्यादा मान लो फर्टिलाइजर डाले, जो वाटर सोर्स है वो वाटर सोर्स पोल्यूट हो गया, फिर नेक्स्ट उसमें जो यू आर नॉट एबल टू यूज दैट वाटर सोर्स, फिर एग्रीकल्चर नहीं कर पा रहे हैं, देन यू आर शिफ्टिंग टू समवेयर एल्स। ठीक है, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो वर्ड इंप्लाई कर रहा है एग्जैक्टली दैट थिंग इज देयर, कि आप जो है फूड प्रोडक्शन और फूड की क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं, ठीक है, बट एट द सेम टाइम जो एनवायरनमेंट है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट नहीं हो रहे हैं, एंड you are able to maintain that increased production. Agreed on this? Yes, sir. लिखवाने की जरूरत है, लिख लेते हैं चलो, है ना। बट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सो इट इज इंक्रीज इन food production without degrading environment and without depleting natural resources. Shashwat, let us know once copied. अनंत माइक काम नहीं कर रहा है आपका? चलिए, आई कीप चैट बॉक्स ओपन, है ना, आई मिस्ड योर कमेंट बिफोर। चलें जी, आगे बढ़ते हैं ना। शाश्वत, आप रिकॉर्डिंग देखना, यू आर डूइंग वेरी स्लो। वाई सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, है ना, अगर सस्टेनेबल नहीं होगा तो व्हाट इज दिस रिजल्टिंग इनटू, आप बता सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है? समथिंग नॉट एक्सेप्टेबल। सॉइल की फर्टिलिटी Drought. डिग्रेड हो रही है। अगर फर्टिलिटी लूज हो रही है तो लैंड क्या बन रही है? Non-cultivatables. नॉन कल्टिवेटेबल, Desert. barren land which is becoming basically into desert, and this is called as desertification, ठीक है ना, desertification। तो अगर सस्टेनेबल नहीं होगा then it will result into desertification, ठीक है। what can you say here? अगर सस्टेनेबल नहीं है तो you are moving from one place to another place and then you are doing farming there and then it's resulting into what? Deforestation. वेरी गुड, डिफोरेस्टेशन, है ना। आप मोर कल्टीवेबल लैंड ढूंढ रहे हैं और उस चक्कर में आप ट्रीज रिमूव कर रहे हैं, यू आर डूइंग डिफोरेस्टेशन। दिस इज, यू आर यूजिंग लॉट ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड बिकॉज ऑफ रन ऑफ रेन हुआ है, यू हैव डन, आप यू हैव गिवन वाटर एंड देन दैट वाटर हैज रन ऑफ टू द नियर बाय पॉन्ड और लेक and it has resulted into extreme growth of algae, which results into death of organisms inside the water. Eutrophic.
Very good. Eutrophication. Eutrophication. सर ये वापस समझा सकते हो, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी. Okay. Eutrophication होता है बेटा. Let's say this is your land and this is your water source is there. If your farmers are using excess of fertilizer, then those fertilizer will, if it's raining, है ना, or because of irrigation, this water is going with the fertilizer, excess fertilizer into the lake. अब लेक में अगर एक्सेस मिनरल होगा, फर्टिलाइजर्स होगा, तो लेक में जो आपका एल्गी की ग्रोथ है वो ज्यादा होगी. एग्री कर रहे हैं? इफ एल्गी ग्रोथ इज मोर, देन सनलाइट विल नॉट रीच टू द इनर पार्ट. अगर सनलाइट इनर पार्ट में नहीं पहुंच रही है तो जो मेरीन प्लांट्स हैं दे विल डाई. ठीक है, एग्री कर रहे हैं यहाँ तक? यस सर. मेरीन प्लांट्स जो है वो डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रहे थे बाय फोटोसिंथेसिस. तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो रही है. ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही है, ये ऑक्सीजन डिफ्यूजन की वजह से जो है ये कंपेंसेट हो सकती थी, बट बिकॉज ऑफ एल्गी देयर इज लेस डिफ्यूजन. लेस डिफ्यूजन है तो इस वजह से भी वाटर में ऑक्सीजन कम हो रही है. ठीक है, एग्री कर रहे हैं? यस सर. एंड थर्ड एंड फोरमोस्ट, ये एल्गीज व्हेन दे डाई डाउन, ये एल्गी जब मर जाएंगे तो क्या करेंगे? दे विल सिंक. अब ये वाटर में जो सिंक कर गए हैं तो यहाँ पर जो है बैक्टीरियाज विल कंज्यूम देम. बैक्टीरिया कंजम्पशन जब हो रहा है, डिके कर रहे हैं इनको, तो बैक्टीरिया कंज्यूम लॉट ऑफ ऑक्सीजन, एंड बिकॉज ऑफ दैट, because of lack of oxygen, the marine animals die. सब मर जाते हैं. And that's what is eutrophication. ओके सर. बाकियों ने सुना हुआ था ना यूट्रोफिकेशन? क्लास 8 में भी आई थिंक आया होगा. Yes, sir. Sir, 7th, 8th में आया था. ओके, वेरी गुड. एक ये टर्म हमने बहुत कॉमनली सुनी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग. एनीवन, व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग? Farming without the use of any chemical substances like fertilizers, insecticides. हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि अगर आपको भाई क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज करनी है, तो क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे तो आप फर्टिलाइजर यूज करेंगे, आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यूज करेंगे जो कि प्लांट्स में ज्यादा प्रोडक्शन दें, आप एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे, आप पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे. ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है जो नॉर्मल फार्मिंग है जहाँ पर पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स ये सब यूज नहीं हो रहे हैं. दैट इज व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग ही हेल्दी होती है. ठीक है, इट इज ऑल अबाउट द नंबर्स एंड अमाउंट एंड क्वांटिटी. गाजर का हलवा अनहेल्दी नहीं है अगर सब स्मॉल क्वांटिटी में लिया जाए ना, और एट द सेम टाइम मतलब इवन द फ्रूट्स विल बिकम अनहेल्दी इफ यू विल टेक देम इन लार्ज क्वांटिटी. ठीक है, सो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज crop production. Write down what is organic farming. So organic farming is crop production or animal husbandry. ठीक है, यहाँ पर मैं नहीं लिख रहा हूँ उसको. क्रॉप प्रोडक्शन विदाउट यूजिंग फर्टिलाइजर्स. आप मैन्योर यूज कर सकते हैं, पेस्टिसाइड्स. And toxic chemicals. हाँ, मतलब बेसिकली जो आपका केमिकल से रिलेटेड चीजें हैं ना वो यूज नहीं करनी है, बाकी आप यूज कर सकते हैं. अब पेस्टिसाइड्स में जो नेचुरल पेस्टिसाइड्स हैं वो यूज कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते हैं. ठीक है, ग्रोथ हार्मोन्स, दिस शुड बी बैंड एज सच.
and GMO, genetically modified organisms, all this. सर बट जीएमओ को क्यों मतलब बैन करना चाहिए? वो तो यूजफुल है। GMO को बैन नहीं करना चाहिए, ग्रोथ हार्मोन्स को बैन करना चाहिए। GMO इज अ हाईली डिबेटेबल टॉपिक। कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि भाई GMO जो है वो आपका प्लांट्स के अंदर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको चेंज कर देते हैं, तो जो न्यूट्रिएंट्स है दोज आर नॉट एज गुड एज द नेचुरल। सर GMO क्या होता है? हाँ, GMO क्या होता है ये थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। हाँ, और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? सर साइंटिस्ट जो ऑर्गेनिजम्स, होते हैं उनके जेनेटिक्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी मतलब सूटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हो। सर फिजिकल और मेंटल क्वालिटीज को एनहांस करने के लिए डीएनए को मैनिपुलेट या पूरे चेंज कर देते हैं। बेटा पूरा चेंज कर दिया तो आप बना रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो, और पूरा चेंज कर दिया तो बन के निकल रहा है पोटैटो। वो GMO नहीं है, ठीक है। तो GMO में जो आपका डीएनए है, डीएनए के कुछ जीन्स जो है या तो वो ऑल्टर कर देते हैं या ऐड कर देते हैं, ठीक है। वो कौन से जीन्स लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, दैट विल डिस्कस है ना, अभी आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं उसको हम। ओके, हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ क्रॉप। क्रॉप को जो है हमने डिफरेंट टाइप्स में उसको हमने डिवाइड किया। जस्ट 1 सेकेंड ना, गिव मी 1 सेकेंड। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स है ना। दिस फर्स्ट वन इज क्रॉप्स रिलेटेड टू सीड्स। अब सीड्स में भी जो क्रॉप्स हैं वो अलग अलग उसमें, यहाँ पर आपको जो दिख रहा है वो पल्सेस दिख रहा है, ठीक है। सो यूजुअली फार्मर्स जो है दे हैव गॉट मास्टरी इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रॉप्स ओनली, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर कोई कॉलीफ्लावर उगा सकता है, क्योंकि एक्सपीरियंस जो है उस पर्टिकुलर क्रॉप से रिलेटेड होना बहुत जरूरी है। यू शुड बी अवेयर ऑफ कि व्हाट आर द वीड्स, पेस्ट विच यू हैव टू डील विद, एंड हार्वेस्ट कब करना है, कैसे हार्वेस्ट करना है। सो you become a basically master in 2 or 3 type of crops only out of 100, है ना। और farmers usually throughout their life they harvest only those type of crops. So these type of crops में first is pulse crop, जो pulses जो है आपका उगा रहे हैं। Then is your cereals crop. Cereals are your wheat, rice, maize, these are there. What is this crop? Anyone? सो सनफ्लावर, sunflower. सनफ्लावर में क्या आप चाह रहे हैं सनफ्लावर से? सो सनफ्लावर सीड्स, Sunflower. सनफ्लावर सीड से आप ऑयल निकालते हैं ना, तो दिस इज फार्मिंग ऑफ ऑयल सीड्स, है ना। एंड व्हाट इज दिस? फार्मिंग ऑफ ड्राई फ्रूट्स। Dry fruit. तो बेटा एक फार्मर जो ड्राई फ्रूट्स उगा रहा है शुरू से, है ना, उसके लिंक्स भी हैं कि ये ड्राई फ्रूट्स कहाँ बिकेंगे, इनको कैसे स्टोर करना है। सो दे गो विद ड्राई फ्रूट क्रॉप्स ओनली। दीज आर योर वेजिटेबल क्रॉप्स आर देयर, ठीक है। सॉरी, ऊपर जो आपका फ्रूट क्रॉप्स हैं, दीज आर योर सॉरी वेजिटेबल क्रॉप्स, दीज आर वेजिटेबल क्रॉप्स, दीज आर स्पाइसेस, ठीक है। सो मेनली जो फार्मिंग जो है वो एक पर्टिकुलर टाइप की क्रॉप से रिलेटेड रहती है। ओके, क्रॉप्स आर आल्सो नेम्ड एज पर द मॉनसून सीजन इन विच दे आर बीइंग सोन, ठीक है। आपका जो क्रॉप्स हैं वो मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। कौन सी हैं वो 3 कैटेगरी? वन इज खरीफ, सर रबी Rabi. क्रॉप्स, राबी एंड खरीफ क्रॉप्स, जैद, ठीक है। इट्स खरीफ, राबी एंड जैद। खरीफ क्रॉप जो है वो कौन से सीजन में होती है? Some monsoon. मॉनसून समर।
Then, समर में, है ना, ये जून से सितंबर Yes, तक sir. होती है. सो इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज मॉनसून क्रॉप और or summer crop. समर क्रॉप. इंडिया में क्रॉप से रिलेटेड, है ना, लगान अगर मूवी आपने देखी है तो वो गाना नहीं गा रहे होते, बरखा आ जा रे बरखा. तो बरखा मतलब वो बारिश जो है वो उससे रिलेटेड सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है. क्यों? क्योंकि अभी भी बहुत सारा एरिया जो है वो कल्टीवेबल है, बट वहां पर वाटर रिसोर्सेज जो है, कैनाल्स, लेक्स, रिवर्स नहीं है. सो दे सोली डिपेंड अपॉन द रेन फॉर द इरिगेशन. तो रेन का जो टाइम है दैट इज आइदर ड्यूरिंग समर, यू हैव गॉट द विंड्स आर देयर, जो कि अरेबियन सी से जो है वाटर वेपर्स जो है, रेन क्लाउड्स एंड दे ब्रिंग इट, दैट्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जून. और ड्यूरिंग द विंटर, ठीक है, विंटर में जो आपका ऊपर नॉर्थ ईस्ट से जो मानसून आ रहा है, दे ब्रिंग द वाटर क्लाउड्स. तो खरीफ क्रॉप is to get benefit of irrigation during this summer monsoon. So these crops are grown from June to September, which is rainy season in India. Okay. Examples of these are rice, maize, millets. Millets is your bajra, So jawar. jawar. Okay. Bajra, jawar. Second is your rabi crop. तो राबी क्रॉप को और हम क्या बोलते हैं? विंटर क्रॉप या फिर स्प्रिंग क्रॉप. The spring crop. चलिए बताइए कौन से मंथ में ग्रो की जाती है? So October to March. अक्टूबर टू मार्च. ठीक है. तो फार्मर्स ऑल्टरनेट करते हैं, पहले खरीफ क्रॉप लगा दी, फिर वो हार्वेस्ट हो गई, उसके बाद कोई एक राबी क्रॉप लगा दी. ठीक है. तो राबी क्रॉप में जो सबसे मेन एग्जांपल है दैट इज योर वीट. ठीक है. वीट इज द मेजर एग्जांपल फॉर राबी क्रॉप, और खरीफ क्रॉप में राइस इज द मेजर एग्जांपल. जायद क्रॉप जो है वो आपका अगर आप देखेंगे तो ये मार्च, ठीक है ना, मार्च में आपने राबी हार्वेस्ट कर ली, उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो यू हैव गॉट 3 months पीरियड इज देयर ड्यूरिंग विच लैंड इज नॉट कल्टिवेटेड. So during that time, people do is they cultivate जायद crop. जायद crop कब से कब तक है बेटा? March. March to June. मार्च टू जून. ठीक है. जायद crop में जो सबसे मेन एग्जांपल है दैट इज वाटरमेलन. वाटरमेलन. ओके. दिस वाज ऑल अबाउट टाइप ऑफ क्रॉप. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत रेयरली आता है, इसलिए मैंने फटाफट जो है इसको कंप्लीट करा दिया. अब हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड. आप क्रॉप की यील्ड को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं. ठीक है. लेट्स से इन द गिवन ईयर जो व्हीट की प्रोडक्शन है दैट वाज 1 लाख क्विंटल. नाउ यू वांट कि भाई वी शुड बी एबल टू मेक इट 2 लाख क्विंटल. तो उस 2 लाख क्विंटल को करने के लिए, ठीक है, what all measures you can take except for using more land. more land नहीं है आपके पास, आप सिर्फ yield improve करना चाह रहे हैं, पर हेक्टेयर जो आप yield कर रहे हैं उसको improve करना चाह रहे हैं. तो पहला तो आप जो है you can ask farmer to use better seeds, है ना. आप कहीं से, आप ऑस्ट्रेलिया में या फिर यूरोप में जहां पर जो है यूक्रेन में व्हीट की जो है ज्यादा आउटपुट निकल रहा है, तो यू विल गो एंड गेट अ बेटर सीड्स ऑफ व्हीट फ्रॉम देयर. कि जो बेटर वैरायटी होगी तो पर प्लांट जो है मोर अमाउंट ऑफ wheat will be produced. So first main topic we'll discuss is improving crop variety. ठीक है. crop variety improvement. तो आप साइंटिफिकली जो यू विल स्टडी अबाउट डिफरेंट वेराइटीज, और उन वेराइटीज को हम किस किस वे में जो है इम्प्रूव कर सकते हैं.
फिर जब आपने इस वीट को सो कर दिया है, देन यू विल improve the production, ठीक है ना। तो दिस इज क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। आप क्रॉप प्रोडक्शन को कैसे मैनेज कर रहे हैं ना, which irrigation method you will use, which manure or fertilizer you will use to have more crop production, which pesticides you will use, and third last one is क्रॉप प्रोटेक्शन। आपने यील्ड तो कर ली है, बट फार्मर्स ने हार्वेस्टिंग के बाद उसको अच्छे से स्टोर नहीं किया अगर, तो वो यील्ड 0 हो जाएगी, ठीक है ना। क्रॉप प्रोटेक्शन, these are the 3 headlines under which the full chapter is divided related to plant। और प्लांट पूरा हो जाएगा, उसके बाद फिर हम एनिमल्स की बात करेंगे, ठीक है। तो बस इन 3 टॉपिक्स को लेकर हम बात करेंगे और इनके फिर सब टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। सर हाँ जी। हाँ जी सर, ये कैसे है, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें वो कह रहा था कि हम लोग और जो अच्छे क्रॉप्स है जैसे राइस ग्रो कर सकते हैं जो कम एरिया में ज्यादा कैलोरीज मतलब लाते हैं, जैसे कि राइस ड्राई फ्रूट्स, ये कम एरिया में ज्यादा कैलोरीज लाते हैं। जैसे वेट राइस से 4 गुना एरिया लेगा उतनी कैलोरीज प्रोड्यूस करते हुए। हाँ बट वो जो है बेटा एक वो कॉल जो है वो दैट्स नॉट अ जेन्युइन कॉल इन अ सेंस ना। कहने का मतलब ये है कि आप प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, क्या खाने पर आप लोगों को नहीं बोल सकते आप वो चीज खाएं जो कि ज्यादा हेल्दी है, ठीक है। बेस्ट तो ये है कि आप लोगों को बोलें आप शुगर खाएं मत क्योंकि शुगर इज अनहेल्दी, फिर आप शुगर केन प्रोड्यूस करने की जरूरत ही नहीं है, फिर उस शुगर केन की जगह जो है यू कैन प्रोड्यूस व्हीट राइस और अदर फूड, ठीक है। तो उस वे में हम बात नहीं कर सकते, इट इज ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। मतलब डिमांड है राइस की मार्केट में, आप कह रहे नहीं मैं तो व्हीट उगाऊंगा क्योंकि व्हीट में ज्यादा कैलोरीज बन रही है, लोगों को खाना होगा तो खाएंगे नहीं तो नहीं खाएंगे। आपने ज्यादा कैलोरीज तो उगा ली बट उसकी डिमांड ही नहीं है, तो फिर उसका क्या फायदा हुआ, है ना। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आप राइस उगाएं या व्हीट उगाएं, उसको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट कैसे ला सकते हैं, ठीक है, उसकी हम बात कर रहे हैं अभी। तो मान लीजिए आप फार्मर हैं, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं आप जैसा बोलेंगे तथास्तु मैं वैसा सीड बनाकर दे दूंगा आपको, है ना। उस सीड से आपको फिर वैसी ऐसी सारी बेनिफिट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप सीड से जो पौधा निकलेगा उसमें आप ऑफ कोर्स यू विल लुक फॉरवर्ड कि सर उस पौधे में जो है ज्यादा यील्ड होनी चाहिए, सो यू आर लुकिंग फॉर हायर यील्ड वैरायटी। इस हायर यील्ड के अलावा नाउ टेल मी व्हाट एल्स यू वांट इन योर क्रॉप। आप अपनी क्रॉप में और क्या चाह रहे हैं कि क्या हो जाए, क्या मिल जाए। Improved quality. यू वांट इम्प्रूव्ड क्वालिटी। इम्प्रूव्ड क्वालिटी का मतलब है कि उसकी जो है लुक बेटर हो, शेप बेटर हो, न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हो, है ना। अगर आप एप्पल भी देखेंगे, एप्पल डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज के आते हैं, कुछ का छिलका मोटा है कुछ का पतला है, ठीक है। few have got less seeds, watermelon with no seed is much better. What else? So faster growing crops. Faster growth, भाई yield better है बट 3 साल में जाकर मेच्योर हो रहा है, और एक है जिसमें yield जो है मॉडरेट है बट वो 6 महीने में ही मेच्योर हो रहा है, आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। सो यू वांट मेच्योरिटी, फास्टर ग्रोथ, ठीक है। फास्टर ग्रोथ की जगह फास्टर मेच्योरिटी लिखें। ग्रोथ तो फास्ट फास्ट हो रही है बट मेच्योरिटी नहीं आ रही है, तो उसमें यील्ड ही नहीं आ रही है, ठीक है। फास्टर मेच्योरिटी। So less water requirements. लेस Wider वाटर depth. कंजम्पशन, लेस वाटर कंजम्पशन, व्हाट एल्स। Resistance Antibiotic and abiotic resistance. हाँ जी, नियति हैंड रेज करें ना, और एक बार आप अगर किसी ने दिया आउटपुट तो उसके बाद थोड़ा सा वेट करें, ठीक है। बायोटिक रेजिस्टेंस, बायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब है कि ये जो है आपका जल्दी से जो है पेस्ट से
या फिर इंसेक्ट से इन्फेक्ट ना हो, है ना, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्ट ना हो, डिजीज ना लगे, रेजिस्टेंस। एबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ बेटा? फ्लड या फिर कैन सर्वाइव नेचुरल विंटर्स, Adverse condition. frost, हैवी रेन, ठीक है, इन सब में ये सरवाइव कर सके। और बताएं। टेक लेस लैंड So wider adaptability. वाइडर एडेप्टिबिलिटी का मतलब क्या हुआ? Basically वो अलग अलग regions में grow कर पाए, मतलब इनसे different climate conditions. कैन ग्रो इन डिफरेंट climates, soil, temperature। ठीक है जी। एग्रीड एग्रीड। Yes, sir. ठीक है, यहाँ पर आप बोल सकते हैं शुड हैव रोबस्ट स्टेम। ठीक है, रोबस्ट स्टेम का मतलब कुछ प्लांट्स होते हैं कि अगर वो ज्यादा लंबे हो जाते हैं, फिर उसके बाद जो है कुछ फिनोमेना होते हैं जहाँ पर अगर तेज विंड चलती है तो सारे प्लांट्स जो है वो यील्ड देने से पहले ही टूट जाते हैं ना। दे आर नॉट वेरी वेरी, दे डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग स्टेम। ठीक है, यू डोंट वांट दिस पर्टिकुलर थिंग। ये कॉपी किया है सबने? सर एक पॉइंट वो भी तो हो सकता है ना कि जो प्लांट्स है वो डिफरेंट टेम्परेचर या फिर रिड्यूस सनलाइट में सरवाइव कर हाँ सके। जी, नहीं यहाँ लिखा है बेटा मैंने, है ना, कैन ग्रो इन डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो दीज आर द ऑल डिजायरेबल ट्रेट्स आर देयर। तो अगर आप देखेंगे कुछ पर्टिकुलर प्लांट वी इंपोर्टेड फ्रॉम अदर नेशंस, ठीक है, एज पर द नीड। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर जो है कंपेयरिंग द राइस प्लांट, एक प्लांट है जिसको जो है मेच्योर होने में सेम टाइम लग रहा है, बट दे नीड डिफरेंट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर, है ना। तो ग्रोथ भी अदरवाइज मेच्योरिटी ग्रोथ भी डिफरेंट है ना। दिस प्लांट इज वेरी स्मॉल, दिस इज ग्रोइंग एट द सेम टाइम बिगर, तो यू नीड लेस अमाउंट नंबर ऑफ सीड्स। क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट किस वे में हो सकती है? ठीक है, देर आर 5 वेज फॉर इम्प्रूविंग क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट। क्रॉप की वैरायटी हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? नंबर 1 इज हेल्दी सीड्स यूज करेंगे, ठीक है, एंड नंबर 2 इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ये सब क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी पहला हेड टॉपिक है हमारा क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। हमें क्या वैरायटीज चाहिए थी वो हमने डिस्कस की है। अब वो वैरायटीज जो है हम कैसे अचीव कर सकते हैं, दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग। रेडी फॉर इट? So 1 second. हाँ जी, नोट कर लें सभी, है ना। ये सब कैटेगरी हो गई आपकी। तो बेसिकली फुल चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब प्लांट्स को भी हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। दिस इज क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। अब क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट जो है वो 5 वेज में हम कर सकते हैं। So done. एंड नन? Yes, sir.
गुड हेल्दी सीड्स सीड्स हैं यार, मार्केट में गए हम सीड्स लेने के लिए, अब कैसे पता चलेगा कि कौन से गुड सीड्स हैं कौन से बैड सीड्स हैं? एनीवन? हाँ जी नियति बोले। सर जर्मिनेशन या फिर फ्लोटिंग टेस्ट करके। ओके सर वो तो वाटर में डाल दो। वाटर में डाल के, वेरी गुड पावनी। ठीक है, दो टेस्ट हैं, पहला है आप जर्मिनेशन टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो जर्मिनेशन टेस्ट में आप कुछ सीड्स ले लें, उनको जर्मिनेट करके देखें। ठीक है, सीड्स कहाँ से लेंगे? डिफरेंट सप्लायर्स है ना, मार्केट में जो है 4 सप्लायर है, चारों सप्लायर से जो है 2-2 4-4 सीड्स आपने ले ली हैं, उनको जर्मिनेट करें एंड इन अ पीरियड ऑफ लेट्स से 1 वीक यू सी कि कौन जो ज़्यादा हेल्दी जर्मिनेट किया है, ज़्यादा फास्ट वे में जर्मिनेट किया है, किस केस में ज़्यादा सीड्स जर्मिनेट हो रहे हैं ना। अगर 4 सप्लायर हैं तो हर एक के 10-10 सीड्स आप जर्मिनेट करेंगे एंड देन यू विल सी जिसके अंदर जो 9 सीड्स 9 सीड्स जर्मिनेट हो गए हैं, 1 नहीं हुआ है, दैट इज वेरी गुड कि मोर सीड्स आर गेटिंग जर्मिनेटेड। और जहां पर लेट्स से अगर 2 ही सीड जर्मिनेट हुए हैं, 8 नहीं हुए हैं, अब वो 2 सीड क्या बहुत अच्छे से जर्मिनेट हुए हैं, बट थिंक ऑफ इट, आप क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपने क्रॉपिंग के उसमें जो ये सोन द सीड्स, फिर उसके बाद आप जो उसको वाटर भी दे रहे हैं, इरिगेशन कर रहे हैं, बट जब सीड जर्मिनेट ही नहीं हो रहे हैं, है ना, ऑन वेरी फ्यू सीड्स आर जर्मिनेटिंग, तो आउटपुट विल नॉट बी गुड। ठीक है, सो वन इज जर्मिनेशन टेस्ट एंड सेकंड इज फ्लोटेशन टेस्ट। तो फ्लोटेशन टेस्ट में आप सीड्स को जो है वाटर में डिप करते हैं, और जो सीड्स होलो होते हैं, द सीड्स विच आर नॉट गुड इन क्वालिटी, है ना, दे विल फ्लोट, वो ऊपर फ्लोट करेंगे, अदर सीड्स विल सिंक। एंड ऑफ कोर्स दिस टेस्ट इज ओनली फॉर फ्यू पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीड्स, सिर्फ कुछ टाइप ऑफ सीड्स के लिए ये टेस्ट वाटर के साथ वैलिड है। बाकी जो सीड्स हैं उनके लिए फ्लूइड आता है, ठीक है, विद डिफरेंट डेंसिटी। तो आप मार्केट में जो है वो लेट्स से आपको ग्राम काउ पी के सीड्स खरीदने हैं, तो उसके लिए फ्लोटेशन टेस्ट किट होगी, जिसमें एक पर्टिकुलर आपको सॉल्ट मिलेगा, उस सॉल्ट को आप वाटर में डिसॉल्व करें, फिर उसके अंदर सीड डालें। अगर मैक्सिमम सीड जो है वो सिंक कर गए देन सीड्स आर गुड। तो इनफैक्ट आप क्या करें, जो सीड्स फ्लोट कर जाते हैं, फार्मर्स उन सीड्स को डिस्कार्ड कर देते हैं। सॉरी, अंडरस्टूड बोथ द टेस्ट? यस सर। ओके, सेकंड नंबर पे क्या था हमारा भाई, बताएं? आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन में what we are doing is कि हम over the period of time we keep on artificially selecting only the breed which we want and others we will keep on neglecting। तो होता क्या है बेटा, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब ऑफस्प्रिंग्स होती हैं, कुछ ऑफस्प्रिंग्स में चीजें जो है वो म्यूटेट हो जाती हैं, बदल जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, है ना, तो उनको हम आर्टिफिशियली सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे नाजिज्म में हिटलर ने क्या कहा था कि जो 2 एथलीट्स हैं, है ना, उनको आपस में जो है फोर्सफुली ही वाज गेटिंग देम मैरिड, कि उनकी जो जनरेशन ऑफस्प्रिंग होंगी उनमें गुड एथलेटिक एबिलिटी, गुड बिल्ट, है ना, ये सब होगा। सो अब आर्टिफिशियल सिलेक्शन में यू वांट बिलीव कि जो आपका वाइल्ड मस्टर्ड था, ठीक है, वे बैक, मस्टर्ड छोड़े, यहाँ पर वॉल्फ की बात कर लेते हैं। ठीक है, आपको पता है अबाउट 2000 years बैक देयर वर नो डॉग्स करके कुछ था ही नहीं इस प्लैनेट अर्थ पर। वी वर हैविंग ओनली वॉल्फ, सिर्फ वॉल्फ थे। ठीक है, अब इन वॉल्फ के मान लो 5 बेबीज हुए हैं, उनमें से एक बेबी की हाइट कम है, ठीक है, तो उसको जो है अलग से फिर वो ब्रीड कराएंगे। ठीक है, वो जो स्मॉल हाइट वाला बेबी है उसको स्मॉल हाइट वाले दूसरे फीमेल से जो है वो ब्रीड कराएंगे। उनके जो पपीज पैदा होंगे उनमें वापस जो है स्मॉल ब्रीड्स वालों को सरवाइव करेंगे, बाकियों को डिस्कार्ड कर देंगे, जंगल में छोड़ देंगे। ठीक है, या जो टिमिड है, अब वॉल्फ में जो है कुछ है जो बिल्कुल जो है ना दे आर आउट ऑफ कंट्रोल, वेरी एंग्री वॉल्फ, बट कुछ वॉल्फ हैं जो टिमिड हैं, तो वो टिमिड वॉल्फ को जो है दे विल ब्रीड, उनकी ऑफस्प्रिंग में अगेन दे विल सिलेक्ट विच वॉल्फ आर टिमिड। तो वी आर ब्रीडिंग
ऑफस्प्रिंग पैदा कर रहे हैं बट आर्टिफिशियल सिलेक्शन के साथ, जो क्वालिटी हमें चाहिए सिर्फ उस क्वालिटी को रिटेन कर रहे हैं, मतलब उनको ही आगे जो है वो उनकी ऑफस्प्रिंग हम कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे वॉल्फ जो है इट हैज कन्वर्टेड, we have got dogs now. If you will check the DNA of all the dogs and wolf is same, हर एक का डीएनए सेम है। कितना डीएनए सेम है? जैसे हर ह्यूमंस के बीच में डीएनए सेम होता है बट 0.01% चेंज होता है ना, वैसे यहाँ पर 0.01% डीएनए इज चेंज, बट वो डीएनए थोड़ा सा म्यूटेटेड है, इसलिए कुछ डॉग्स जो है वो स्मॉल हाइट के हैं, कुछ जो है दे आर ऑफ मोर हाइट, फ्यू आर ऑफ वेरी बिग हाइट। बट इन दोनों के बीच में जो है कैन दे हैव ऑफस्प्रिंग? यस दे कैन हैव। कैन अ वॉल्फ एंड डॉग give an offspring? Yes, they can give, because in the end they have evolved from the same chain. समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है। अब ये देखो आर्टिफिशियल सिलेक्शन से इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग अफेयर है ना, इट टेक्स 500-600 years, and over the period of this agriculture artificially select कर करके जो wild mustard है, from there we have got cauliflower, from there we have got broccoli, we have got cabbage, all these are originated from same flower, they have got same set of DNAs are there, ठीक है। जो क्वालिटी आपको चाहिए उसी को आप रिटेन कर करके काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको शुगर केन चाहिए विच आर मोर इन हाइट और बैम्बूज विच आर ग्रोइंग मच मच फास्टर, ठीक है, तो आप इनकी ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं करेंगे। जो सिर्फ सबसे ज्यादा लंबे हैं, सबसे ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, उनकी ऑफस्प्रिंग पैदा कर रहे हैं। फिर देन अगेन जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग पैदा हुई है उसमें द वन विद ग्रेटेस्ट हाइट, उनकी ऑफस्प्रिंग करेंगे। देन अगेन इन नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग, like that when you are doing it again and again and again, then eventually you are left with offsprings with DNA with greater heights, है ना। तो फिर जो है जनरल जो आपका नेक्स्ट जितनी भी ऑफस्प्रिंग्स होंगी वो सब they will be of good height. The cons जो है आपके वो भी artificial selection से ही जो है, जो present cons which we are eating, they are not there few hundred years back, and with artificial selection we have got the desired look or quality of the cons. Understood this? थर्ड नंबर पे क्या है भाई हमारे पास? Sir, hybridization technology. हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि हम दो डिफरेंट क्वालिटी जो हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, उनका मिक्सचर चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे यू हैव गॉट मोर कॉन्स, मोर डेंस कॉन्स, यहाँ पर जो कॉन्स है वो लाइट है बट इसकी हाइट ज्यादा है और इसकी हाइट कम है, ठीक है। तो आई वांट कि इस कॉन की मुझे हाइट मिल जाए और इस कॉन का जो मुझे डेंसिटी मिल जाए, ठीक है। सो इन दोनों को जो मैं मिक्स करके इनका जो मैं हाइब्रिड पैदा कर रहा हूँ, ठीक है, दैट विल हैव द डिजायरेबल क्वालिटी। हो सकता है कुछ कॉन्स ऐसी हो कि जो शॉर्ट है और डेंस है, या फिर कुछ कॉन्स ऐसे हैं जो लॉन्ग हैं और लेस डेंस है, या फिर कुछ बिल्कुल ही रिपीट हो गए हैं, मतलब रिवर्स हो गए हैं, शॉर्ट कॉन्स विद लेस डेंसिटी, ठीक है। बट ओवर द पीरियड ऑफ 2 or 3 hybridization you will be left with the desired quality only. तो यहाँ पर इन दोनों के फ्लावर्स को, ठीक है, ए और बी के फ्लावर्स को जब आप मिक्स कर रहे हैं, मिक्स करके जो डिफरेंट प्लांट्स बनेंगे, है ना, यू हैव गॉट 100 प्लांट्स आर देयर, उन 100 प्लांट्स में कुछ होंगे जो शॉर्ट होंगे, लेस डेंस होंगे, रिक्वायर्ड क्वालिटी जो है वो आपको लेट्स से 100 में से 25 प्लांट्स में मिलेगी। फिर आगे जो है आप इन 25 प्लांट्स को कल्टीवेट करेंगे बस, ठीक है। बट ये जो पर्टिकुलर चीज है, दिस टेक्स ओनली couple of years to get the right hybrid quality. जो artificial selection है, that is a long process. Understood? Yes, sir.
ठीक है. So this is what is hybridization. So basically I like red color and I like the size, है ना, यहाँ पर साइज बढ़िया है, लंबा सा है ना, and here this pepper is very small, so I want somewhere combination of that, so I've got the red color and the good size, and this I will call it as hybrid. Okay, fourth one is what? Genetic improvement, GMO. जेनेटिक इम्प्रूवमेंट, GMO. ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो A प्लस B को मैंने मिलाया है, मेरे पास C मिला है, दिस इज हाइब्रिड. बट कॉन्स के अंदर अगर मैं बैक्टीरिया का जीन्स डाल रहा हूँ, ठीक है, दिस इज जेनेटिकली मॉडिफाइड. बैक्टीरिया का जीन्स क्यों डाल रहा हूँ? क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर एक पर्टिकुलर जीन है जो पेस्टिसाइड नेचुरली प्रोड्यूस कर रहा है ना. तो भाई दे एक्चुअली इवेंचुअली व्हाट हैपेंड इज दे फाउंड अ पर्टिकुलर लेट्स से प्लांट कि उस प्लांट में जो है पेस्ट नहीं लग रहे हैं, आसपास जो वीड्स है उन सब में जो है वो पेस्ट लग गए हैं, खराब हो गया, ये प्लांट जो ये बिल्कुल सर्वाइव कर रहा है, मस्त है. एंड देन दे फाउंड कि दैट पर्टिकुलर प्लांट वाज हैविंग बैक्टीरियाज, दैट बैक्टीरियाज वर प्रोड्यूसिंग नेचुरली प्रोड्यूसिंग द पेस्टिसाइड, वो अपने आप पेस्टिसाइड प्रोड्यूस कर रहे थे. तो उस बैक्टीरिया में देन दे आइसोलेटेड द जीन्स व्हिच वाज रिस्पांसिबल टू प्रोड्यूस दैट पेस्टिसाइड. उस जीन्स को जो है उन्होंने प्लांट के जीन्स के अंदर डाल दिया. अब प्लांट्स में जो है फ्यू सेल्स वर प्रोड्यूसिंग दोस पर्टिकुलर पेस्टिसाइड, वो पर्टिकुलर पेस्टिसाइड प्रोड्यूस कर रहे थे. अब फायदा क्या है इसका? फायदा, पहला फायदा तो ये है कि भाई प्लांट में पेस्ट नहीं लगेंगे, पेस्टिसाइड्स का आपका एक्सपेंस कम हो जाएगा. एंड सेकेंड इज यू कैन सेल इट ऑफ एज ऑर्गेनिक फार्मिंग दैट यू आर नॉट यूजिंग एनी पेस्टिसाइड्स, राइट. सो GMO की फुल फॉर्म क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. Let's see this again. So in this bacteria are producing Bt protein. ठीक है, this Bt protein is a natural pesticide. So within the bacteria they isolated the particular genes which was responsible for producing that particular pesticide. इस जीन को जो है they manipulated and then they fixed it in the plant cell. Now this is biotechnology, है ना. सुनने में कितना अजीब सा लग रहा है, पता नहीं ऐसे कैसे कर दिया. अगर मैंने ये एक डॉट बनाया तो बेटा इस डॉट के अंदर अंदर जो है 100 सेल्स कैन फिट. अब उन 100 सेल्स में सेल सोचो कितना छोटा हुआ, उसके अंदर ये जो डॉट बनाया ये न्यूक्लियस हो गया. अब उस न्यूक्लियस के अंदर जो है देन दीज आर योर DNA. उन DNA के अंदर जो है दे हैव पुट दिस न्यू जीन्स, है ना. सो जो टेक्नोलॉजी है दैट इज रियली एडवांस्ड. अब ये जीन्स जब प्लांट के अंदर गया है, यही सेल्स जो है ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. सो ईच सेल इज हैविंग दिस पर्टिकुलर जीन एंड द सेल plant is itself is producing the pesticide and no more pesticide is required. ये मेनली जो है कॉटन क्रॉप के लिए काफी हेल्पफुल है, क्योंकि कॉटन क्रॉप पे जो है पेस्ट बहुत जल्दी लग जाते हैं, और यहाँ पर पूरे प्लांट में इवनली जो है दैट पेस्टिसाइड इज डिस्ट्रीब्यूटेड. सो 100% सेविंग इज देयर. हाँ जी, एनी डाउट इन दिस? No, sir. Okay, I hope things are clear. So this is the crop which is being produced using pesticides, and these are genetically modified crops, है ना. Now think on it. यहाँ पर जो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बिगर साइज के कॉर्न्स मिल रहे हैं, कुछ है, but thing is
कि पेस्टिसाइड यूज करने के बाद भी यू कैन एक्सपेक्ट 15-20% of crop will get destroyed because of pest, and here each crop will survive, so better yield is there. क्या ये GMO crop है? These are cube shaped watermelon. हाँ जी क्लास. No, sir. नो, यहाँ पर कोई जीन्स जो है वो मॉडिफाई चेंज नहीं कर रहे हैं भाई. दे आर जस्ट पुटिंग, जब ये आपका वाटरमेलन ग्रो कर रहा होता है उसके अराउंड जो एक प्लास्टिक बॉक्स लगा देते हैं, एंड वाटरमेलन टेक्स दैट शेप. ठीक है. इफ आई विल आस्क अबाउट दिस पर्टिकुलर वन, is will you call it GMO, that is watermelon without seeds? हाँ जी. यस है ना. शिवराम कह रहे हैं सर ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर बेटा जीन्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि हाउ मेनी सीड्स शुड बी प्रोड्यूस, और द जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग मोर नंबर ऑफ सीड्स, है ना. उस पर्टिकुलर जीन्स को ही रिमूव कर दिया इन्होंने. तो जीन्स रिमूव कर दिया तो नो एम्ब्रियो, नो सीड्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इनसाइड द वाटरमेलन. ठीक है. दीज आर जेनेटिकली मॉडिफाइड. अब इसका देखो फायदा क्या है. कंपनी जो है वो सीड्स बेचती है फार्मर्स को. ठीक है. नॉर्मल जो है वाटरमेलन के जो सीड्स निकले हैं वाटरमेलन से, फार्मर उसी को यूज कर सकता है, उसको सो कर देगा, उसको सीड का कोई खर्चा ही नहीं है. बट सीडलेस के केस में क्या होगा, दे हैव टू परचेज इट फ्रॉम द कंपनी. कंपनी जो है एक पैकेट का लेट से 100 रुपीज ले रही है. वाटरमेलन सो कर दिया पूरे फार्म में. अब क्या होगा, जो वाटरमेलन बन रहे हैं उनमें किसी में सीड ही नहीं है, तो अगली बार फिर वापस सीड खरीदने पड़ेंगे उसको. ठीक है. कंपनी का अपना प्रॉफिट दे आर मेकिंग, बट दे आर स्पेंडिंग ऑन R&D एंड दे शुड मेक सम प्रॉफिट. डन. तो ये जो जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं, दीज आर टू अचीव द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है. वेदर इट इज डिजीज रेजिस्टेंस और पेस्ट रेजिस्टेंस और मे बी फॉर न्यूट्रिशन और फॉर सीडलेस फ्रूट्स. ठीक है. जो भी डिजायरेबल क्वांटिटी रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए. बट हर डिजायरेबल क्वालिटी के लिए GMO is not the solution, because this science is still in its infant stage. ठीक है. Lots more research is yet to be done. Next topic is some mutation breeding. म्यूटेशन. ठीक है. ये अभी हमारा पहला ही टॉपिक चल रहा है. दैट इज फर्स्ट टॉपिक क्या था हमारा, मेन हेडिंग? Sir, improvement in crop variety. क्रॉप वैरायटी हम इम्प्रूव कर रहे हैं. उस क्रॉप वैरायटी को कैसे इम्प्रूव करेंगे? गुड सीड्स, या फिर आर्टिफिशियल सिलेक्शन से, या फिर हाइब्रिडाइजेशन से, या फिर GMO से, एंड लास्ट वन इज म्यूटेशन. ठीक है. जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन का मतलब क्या है कि जीन्स जो है वो अपने आप चेंज हो रहे हैं, रैंडमली चेंज हो रहे हैं. हम उन जीन्स को चेंज नहीं कर रहे हैं. ठीक है. अगर आप किसी साइंटिस्ट से बोलें कि आप जीन्स में ऐसे चेंज करें so that the cow will start getting 2 legs from the region near the neck, scientists don't know. ठीक है. genes has got its own world is there भाई. there are billions of coding programs are there, billions of coding programs and genes में, and each program is having millions of lines are there. so scientists they cannot make out कि किस प्रोग्राम में, किस कोडिंग में क्या कंट्रोल हो रहा है. ठीक है. so what they are doing is they are doing mutation via radiation. तो ये रेडिएशन से जो है अगर आप देखेंगे तो हिरोशिमा नागासाकी में जो आपका एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ था, है ना, बिकॉज ऑफ दैट lot of gamma rays were released. Gamma rays जो है they can penetrate inside the cell nucleus and then they
broke down the DNA chains, वो DNA chains जो है वो then they joined back, और जब वो join back हुई तो they had some changes, वो ATCG का जो order है वो थोड़ा सा change हो गया, and because of that lot of mutations were there, कुछ desirable mutations, कुछ और बहुत सारी undesirable mutations, but then it gave a new way to improve variety to the scientist. साइंटिस्ट ने क्या किया कि अब जैसे यहाँ देखेंगे ना, लुक वाइज मे बी दिस इज डिजायरेबल, यहाँ पर मोर सीड्स है, एंड दिस इज मे बी नॉट डिजायरेबल. तो म्यूटेशन में साइंटिस्ट डिड वाज दे हैव गॉट स्पेशल एटॉमिक गार्डन्स आर देयर, है ना, उन गार्डन्स को एटॉमिक गार्डन ही बोलते हैं. उन एटॉमिक गार्डन में जो है दे एक्सपोज द प्लांट्स टू द केमिकल्स एंड रेडिएशंस, और उसके बाद उन प्लांट से जो सीड्स है उन सीड्स को जो है दे विल सो. अब उन सीड से डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स आएंगे, कुछ से तो हो सकता है प्लांट्स आए ना, कुछ से हो सकता है बिल्कुल नॉर्मल प्लांट आए. तो जो नॉर्मल प्लांट आए हैं उनको उन्होंने अवॉइड कर दिया, ठीक है. कुछ में जो गलत इफेक्ट आए थे उसको उन्होंने अवॉइड कर दिया. एक प्लांट में क्या हुआ, टमाटर का साइज जो है वो बिल्कुल छोटा हो गया, बट वो टमाटर जो है वो बिल्कुल लाल सॉफ्ट हो गया, छिलका बिल्कुल पतला हो गया. जैसे कि हाँ ये डिजायरेबल लग रही है. फिर उसके बाद जो है उसके जो है कई सारे वर्जन्स बनाए, ठीक है, उसको स्टडी किया, उसको फिर वापस जो है वो म्यूटेशन में एक्सपोज करते हैं. अब जब वो एक्सपोज करते हैं दे डोंट एक्सपोज 1 or 2 प्लांट्स, है ना, दे एक्सपोज hundreds of plants to radiations. तो ये एक रैंडम प्रोसेस है. आपके पास 100 प्लांट्स हैं, उनको केमिकल्स और रेडिएशन से एक्सपोज करें, डिफरेंट वेराइटीज आएंगी, 99% वेराइटीज जो है वो डिस्कार्ड हो जाएंगी, क्योंकि उनमें ना तो कोई चेंज है या फिर गलत चेंज आया है. एक दो में हो सकता है कि अच्छा चेंज आया हो. फिर उसकी वापस 100 वेराइटीज बनेंगी, इट विल बी एक्सपोज, और फिर जो फाइनलाइज जो है ना, they eventually may get a variety with all the desirable traits, and then that variety they will cultivate and bring it to the market. तो म्यूटेशन में भी GMO है, genetically modified है, but this genetically modification is done via radiations and is done randomly. Understood? ठीक है जी. ये सर ये टोमेटो हार्मफुल नहीं होता सर, अगर गामा रेडिएशन एक्सपोज की हुई है सीड्स को, मतलब प्लांट्स जो ग्रो है उनको खाने तो फिर? और हार्मफुल क्यों होगा, क्योंकि उसके अंदर गामा रेडिएशन स्टोर हो गई हैं. पानी बताओ. चेंज हो गया सर म्यूटेशन. हाँ, अब अंदर चेंज हो गया है, और मैं कह तो रहा हूँ आपको, अगर वो चेंज डिटर्मिनेट कर रहा है, अगर वो चेंज हार्मफुल है तो उसको इग्नोर कर देंगे. अगर वो चेंज रिक्वायर्ड ट्रेट्स में आ रहा है, वो चेंज है वो बेनिफिशियल है, उसको रिटेन करेंगे, फिर उस पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, and they will make sure कि इसमें nothing is harmful before bringing it to the market. ठीक है ना. वो changes random होते हैं, and out of 1999 जो है वो undesirable होते हैं, harmful होते हैं, but 1% are useful, beneficial. अब रेडिएशन से एक्सपोजर जो है वो हार्मफुल होता है ना, किसी के वो एक आंख आ गई, एक आंख है, या किसी के कान बड़े हो गए, बट अगर देखेंगे हल्क के लिए वो बेनिफिशियल हो गई रेडिएशन, है ना. तो 99.9% इट्स चेंजेस आर अनडिजायरेबल, बट 0.1% डिजायरेबल भी हो सकते हैं. ओके. ओके सर. इनफैक्ट जो बनानास हम खाते हैं ना, अगर आप देख लें, जो बनानास 200 years बैक थे, ठीक है, those you can't eat, but eventually जो है bananas में some mutation has taken place, and then now the yield of banana which we eat is all mutated bananas, and which are good. Done. चलें जी, 5 minutes का हम ब्रेक ले रहे हैं. 8:30 will meet again.
हेलो बेटा। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक तो कंप्लीट हो गया ना, दैट वाज टू इम्प्रूव द क्रॉप वेराइटी। ठीक है, तो हमने देखा कि 5 डिफरेंट वेज आर देयर इन विच वी कैन इम्प्रूव द क्रॉप वेराइटी। अब वो वेराइटी डिजायरेबल वेराइटी हमें मिल गई है ना, उस वेराइटी के हमारे पास सीड्स है। ठीक है, अब उस सीड्स को जो है अगर हमने प्रॉपर वे में सो नहीं किया, इरिगेट नहीं किया, उसका ख्याल नहीं रखा, वी हैव नॉट टेकन केयर ऑफ इट, तो इवन इफ इट्स अ गुड वेराइटी, जो आपका आउटपुट है दैट विल नॉट बी वेरी गुड। सो सेकंड टॉपिक, फर्स्ट improving crop variety, then the second topic is what? हाँ जी, मेन हेडिंग में क्रॉप प्रोडक्शन में क्रॉप improvement। प्रोडक्शन मैनेजमेंट है ना। हम क्रॉप की जो प्रोडक्शन है उसको विल मैनेज इन वेरी गुड वे, सो दैट द क्रॉप वैरायटी से जो यील्ड है वो काफी अच्छी मिले हमें। ठीक है, तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज इन 3 वेज। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, कि जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट्स को वो कैसे मिले। देन इरिगेशन, जो वाटरिंग होनी चाहिए। ठीक है, देन इज क्रॉपिंग पैटर्न, कि क्रॉपिंग जो है आप रैंडमली सब जगह सीड्स फेंक देंगे, और एक है आप प्रॉपर लाइन बनाकर चैनल बनाकर सीड्स को सो कर रहे हैं, है ना। एक है आपने सरफेस पे सीड्स थ्रो कर दिए हैं, और एक है यू आर सोइंग देम वेरी डीप इन द सॉइल, अनदर इज यू आर सोइंग देम इन द राइट डेप्थ। These all are cropping pattern. तो सबसे पहले जो है हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ठीक है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। So to maintain life, animal needs dash compounds and elements. कौन से compounds चाहिए? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं एनीवन? जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, है ना, ये 3 मेन एलिमेंट्स होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अगर आप देखेंगे आपके जो फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दीज ऑल आर कार्बन चेन्स, है ना। ये कार्बन चेन्स होती हैं जिनके ऊपर हाइड्रोजन अटैच, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग होती है, साथ में ऑक्सीजन होता है, और प्लस अगर प्रोटीन चेन्स हैं तो उनमें नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये सब भी हो सकते हैं। Those all are organic compounds, and then they need inorganic elements. अब ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जो हैं, कुछ हैं जो थोड़ा ज्यादा चाहिए, कुछ है कम चाहिए। अगर मैंने आपसे बात की कि भाई प्रोटीन्स के अंदर जो है नाइट्रोजन के एलिमेंट्स होते हैं, है ना, तो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स में आपका जो नाइट्रोजन है वो यू नीड इट सब्सटेंशियल क्वांटिटी, या फॉस्फोरस है यू नीड इट इन सब्सटेंशियल क्वांटिटी, है ना। फॉस्फोरस आपका जो डीएनए की चेन्स हैं उनमें फॉस्फोरस रिक्वायर्ड है, और जैसे आपका आयरन है, आयरन में आरबीसीज में बोलते हैं ना आयरन होना चाहिए। आयरन बेसिकली बेटा एक आरबीसी में देयर आर हंड्रेड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट्स आर देयर, और बीच में जो है हीमोग्लोबिन में एक आयरन का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो ये जो है ये स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, बट दे आर मस्ट। अगर आयरन नहीं है तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, और हीमोग्लोबिन नहीं है तो आरबीसी जो है दे विल नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली। तो सेम वे फॉर प्लांट्स, मेनली इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सब्सटेंशियल क्वांटिटी में है, दे गेट इट, है ना, कार्बन वगैरह दे गेट इट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, बट देन गोज योर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स है उसमें जो मेन है आपका 16 एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स आर देयर। ठीक है, कुछ प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं जो एसेंशियल है। अब ये जो एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें कुछ है जो आपको लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, कुछ है जो स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। जो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए उनको हम बोलेंगे मैक्रो। अब इस मैक्रो में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इन दोनों से कौन से एलिमेंट मिल रहे हैं बेटा बताएं? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, आपकी पूरी बॉडी जो है ना मेनली इन 3 एलिमेंट से बनी हुई है।
अब इसके अलावा मैंने आपको बताया प्रोटीन में नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है, आपका प्रोटीन में सल्फर भी चाहिए, कुछ प्रोटीन में सल्फर होता है, आपका जो डीएनए है उसमें फास्फोरस चाहिए, ठीक है, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब मैक्रो हैं जो कि सब्सटेंशियल क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है। अब बॉडी की फंक्शनिंग के लिए प्लांट्स के लिए कुछ माइक्रो भी हैं, जैसे हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए हमारी बॉडी में थोड़ा सा गोल्ड भी होता है, ठीक है, ऑल दोज आर माइक्रो। बोन्स के लिए कैल्शियम चाहिए, वो मैक्रो हो गया क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, और जो बहुत थोड़ा सा क्वांटिटी में चाहिए जैसे जिंक है, वी नीड इट इन स्मॉल क्वांटिटी, दैट बिकम्स माइक्रो। तो प्लांट्स के लिए जो माइक्रो है दैट इज आयरन, जिंक, कॉपर, क्लोरीन, बोरॉन, ठीक है, दीज आर देयर एज माइक्रो एलिमेंट्स। तो मेनली कंसर्न आपका किस चीज से होगा, मैक्रो से रिलेटेड जो ज्यादा चाहिए। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इसकी तो हमें चिंता ही नहीं है, मेनली चिंता किस चीज की है, अगर नाइट्रोजन नहीं हुआ तो प्रोटीन नहीं बनेगा, है ना, फास्फोरस, पोटेशियम नहीं हुए तो प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी। तो ये तीन जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। आप जो भी फर्टिलाइजर्स लेते हैं वो नाइट्रोजनस बेस्ड, फास्फोरस बेस्ड, पोटेशियम बेस्ड फर्टिलाइजर्स होते हैं, इनमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सल्फर या मैग्नीशियम या कैल्शियम रहेगा। सर ये इनऑर्गेनिक मतलब जो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो एलिमेंट्स के होते हैं, तो जो इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, ठीक है, और इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स का मतलब है कि ये सेपरेट इंडिविजुअल एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कंपाउंड्स हैं उनको छोड़ के फिर सेपरेट एलिमेंट्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सर प्लांट, ऐसे क्यों कहा है सर? हाँ जी, सर ऐसे क्यों कहा है कि सर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक एलिमेंट? सर ऑर्गेनिक एलिमेंट भी तो हो सकते हैं, मतलब क्या है उसका? ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा वो कंपाउंड्स हैं जो कि आपको हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेंगे, ठीक है। तो वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कार्बन की जो डिफरेंट चेन्स बनती हैं उनको हम कार्बन कंपाउंड्स के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, क्योंकि ये कंपाउंड्स जो है ना पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन किए जाते थे, ठीक है। तो प्लांट की ग्रोथ के लिए ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा उसको कुछ एलिमेंट्री फॉर्म में एलिमेंट्स चाहिए, ठीक है ना। तो वो जो एलिमेंट्स चाहिए दोज आर योर नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। अब ये एलिमेंट्स जो है ये अगर यहाँ पर इसके साथ अटैच है तो नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा नहीं है बॉडी में जाकर टूट रहा है, ये ऑर्गेनिक फॉर्म में ही इसी फॉर्म में वो यूज हो रहा है। ओके सर। सर यहाँ पे एलिमेंट्स, एलिमेंट्री मतलब छोटे लेवल पे जो चाहिए आप है ऐसे इसको ऐसे ले लेना, आप ऑर्गेनिक के लिए ऑर्गेनिक छोड़ दें, ठीक है। बॉडी फंक्शनिंग के लिए कुछ मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं और कुछ एलिमेंट्स चाहिए होते हैं ना, इसको कुछ ऐसे ले लें आप, है ना। ये मॉलिक्यूल्स बेटा ये लंबी चेन वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड करके बोलते हैं, जो कार्बन हाइड्रोजन की चेन के होते हैं, ठीक है। और ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम सिंपल डायरेक्ट कंपाउंड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन या ऑक्सीजन मिल सकता है, वाटर से हमें हाइड्रोजन मिल रहा है, ठीक है, या NH4 से हमें जो है नाइट्रोजन मिल रहा है। तो यहाँ से हमें एलिमेंट्स मिलते हैं और ये मॉलिक्यूल्स हैं ये अलग से हैं, ये लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स हैं। सर ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है मतलब जो डायरेक्ट कंज्यूम कर लेते हैं, जैसे वाटर, H2 और सर जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हो गया? नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है सिर्फ और सिर्फ हमने लंबे कार्बन की चेन वाले कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड नाम दिया है, ठीक है। और ये लंबे कार्बन की चेन वाले जो कंपाउंड्स हैं ये हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं, और जो आपका जो फॉसिल फ्यूल बनते हैं, ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल में ऐसी यही लंबी चेन वाले कार्बन के कंपाउंड्स होंगे।
सर ये ऑर्गेनिक में सिर्फ कार्बन ही होता है सर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी तो होगा ना? नहीं, कार्बन की चेन वाले कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। अब यहाँ पर जो है अगर आपने कार्बन की ये चेन ले ली, ठीक है, अब इसमें जो है बाकी फुलफिल करने के लिए ये हाइड्रोजन लगा होगा, हाइड्रोजन 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 जो है वो सिर्फ कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो हो सकता है ऑक्सीजन और ऐसे हाइड्रोजन लग जाए। अब ये प्रोपेनॉल हो गया, ये अल्कोहल बन गया है ना, इट्स एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। बट ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो रिक्वायरमेंट है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स। अब इनकी वैलेंसी फुलफिल करने के लिए हाइड्रोजन हो सकता है, और कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर कुछ और लग गया उससे इस चेन की प्रॉपर्टी थोड़ी चेंज हो जाती है, थोड़ी क्या काफी चेंज हो जाती है। ओके ओके सर। सर तो इनऑर्गेनिक में मेन कार्बन नहीं होता? इनऑर्गेनिक में कार्बन नहीं होता। आपकी केमिस्ट्री जो है पूरी दो केमिस्ट्री, दो उसमें डिवाइडेड है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ये कार्बन की लंबी लंबी चेन्स वाले कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन नहीं होगा, बाकी सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। ओके सर। तो भाई ये मिनरल्स हम कैसे रिप्लेनिश कर सकते हैं? आइदर बाय है ना, प्लांट्स को ये मिनरल्स चाहिए ना, न्यूट्रिएंट्स की प्लांट्स की जो रिक्वायरमेंट है, फर्टिलाइजर। ठीक है। या तो हम फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे, या फिर सर मैन्योर या फिर राइजोबियम बैक्टीरिया। मैन्योर, 1 सेकेंड, ठीक है। और वी कैन यूज बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो ये फर्टिलाइजर्स और मैन्योर का देख लेते हैं। अगर हम मैन्योर की बात करेंगे तो मैन्योर जो है वो हम मेनली जो है 4 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। मैन्योर में नंबर 1 इज कंपोस्टिंग, नंबर 2 इज वर्मी कंपोस्टिंग, आप बताएंगे कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग में क्या अंतर है? वर्मी में अर्थवॉर्म भी आ जाता है तो। हाँ जी, कंपोस्टिंग में जो है हम जितना भी फर्टिलाइजर्स है उसको हम जितने भी हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है, ठीक है ना, उन ऑर्गेनिक वेस्ट को हम सॉइल में डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है। अब सॉइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मैक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इंसेक्ट्स हैं, वो सब जो है इस ऑर्गेनिक वेस्ट को कंज्यूम करते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट में आपका जो किचन वेस्ट है, जो डेड लीव्स हैं, ठीक है, ये सारा आपका ऑर्गेनिक वेस्ट है। तो इसमें आप यू हैव टू मेक श्योर कि आप सॉल्ट ना हो, ऑयल ना हो, कुक्ड फूड ना हो, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अदरवाइज आप जब एक होल डिग करते हैं तो यू पुट, उसके अंदर जो है नीचे यू पुट सम वुडन पीसेस सो दैट एयर जो है वो एक इशू ना हो, सब्सटेंशियल एयर इज देयर। देन यू पुट ग्रीन कलर, green leaves or dead leaves you put, then you put kitchen waste, and then you put a layer of soil again, then you put kitchen waste again, ठीक है। so like that you keep on putting the waste in the hole. Once this hole is filled up, then you put a layer of soil in it, and then you wait for 4 to 6 months. 4 to 6 months में जो है this full organic waste will decompose and manure will be ready. Vermi composting में in addition to all this we put red worms, ठीक है। So 99% of organic waste is being consumed and decomposed by the red worms, and your product है that is much better and faster. This instead of 4 to 6 weeks, months, it takes 4 to 6 weeks to decompose.
ठीक है जी, एग्री कर रहे हैं? यस सर। थर्ड वन इज उन सबके लिए जो बहुत लेजी हैं, दैट इज FYM. FYM इज farm yard manure. So they just keep on dumping all the organic waste in the corner of farm के corner में जो है, ठीक है, they will keep on dumping the organic waste, जो kitchen waste है, जो dead leaves है, ठीक है, and then in between sometimes they will put some soil and they will keep on collecting it. बस इसको ये एक के ऊपर एक पाइल करके collect करते रहेंगे and at time जो है they will make the full thing turned upside down. ठीक है, इसको बीच बीच में जो है वो टर्न करते रहेंगे and then at one point they will leave it untouched for a month. Now this manure is ready. इसका एक negative point क्या है बेटा? It will give lot of foul smell. ठीक है, अगर एक होल के अंदर डिग करके डाला है then foul smell is all restricted. यहाँ पर foul smell जो है वो restricted नहीं है. And fourth one is green manure. Anyone, what is green manure? Green manure is what is required at present in Punjab, है ना? पंजाब में जो अभी क्रॉप्स के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं ना, रेसिड्यूज हैं, स्टेम्स हैं, वो बर्न कर देते हैं. ठीक है, बर्न करते हैं तो जो एशीज हैं, दोज आर वेरी गुड फॉर द सॉइल. तो वो एशीज जो है फिर वो ट्रैक्टर रन कर देते हैं बर्न क्रॉप के ऊपर, वो एशीज जो है वो मिक्स हो जाती हैं सॉइल के साथ and then the soil is ready for cultivation in next 15 days to 30 days. In case of green manure में without burning, ठीक है, ये आपका बेटा फार्म यार्ड मैन्योर है. ग्रीन मैन्योर में बिना बर्न किए अगर आपने उसके ऊपर क्रॉप के ऊपर ट्रैक्टर रन कर दिया है तो आपका ये किस चीज का एग्जांपल है बेटा? कंपोस्टिंग. ठीक है, बैकयार्ड में होल डिग करके दे हैव पुट ऑल द वेस्ट इनसाइड एंड कवर्ड इट विद सॉइल. दिस इज कंपोस्टिंग. दिस टेक्स 4 to 6 months. एंड दिस इज वर्मी कंपोस्टिंग, जो कमर्शियल स्केल पर भी की जाती है. इसको पैक करके दे सप्लाई. वर्मी कंपोस्टिंग में आपका रेड वॉर्म्स आर यूज्ड. ठीक है, दिस इज ग्रीन मैन्योर. ग्रीन मैन्योर में इंस्टेड ऑफ बर्निंग द क्रॉप तो सारा उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर गुड फॉर सॉइल एंड द नेक्स्ट प्लांट्स. तो उसके ऊपर जो है दे रन द ट्रैक्टर रन करने से क्या है, जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्लांट्स है, जो रिमेनिंग क्रॉप है, वो सॉइल के साथ मिक्स हो गई है. एग्री कर रहे हैं? अब ये जब सॉइल के साथ मिक्स हो गई है तो अब सॉइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है दे विल स्टार्ट डिकम्पोजिंग इट. तो ये एक तरीके से जो है कंपोस्टिंग वाला ही पार्ट है. बट यहाँ पर क्या है, ये लीव्स जो है ये these were not the dead leaves, ये living leaves थी. So it takes some time for all these leaves and stems to decompose. So it will take around 3 to 4 months. ठीक है, तो यूजुअली फार्मर्स जो हैं ग्रीन मैन्योर कब यूज करते हैं? व्हेन दे हैव गॉट बिग फार्म यार्ड्स आर देयर. ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने क्रॉप कल्टीवेट की है, हार्वेस्टिंग के बाद दे विल रन ट्रैक्टर ऑन इट. तो आपको क्रॉप बर्न नहीं करनी पड़ी एंड दिस विल मिक्स विद सॉइल. ये सॉइल के साथ मिक्स हो जाएगी. दे लीव इट अनटच्ड फॉर 6 months. ये 6 months तक जो है इसको टच नहीं कर रहे हैं. And in that 6 months time they are using the second piece of land. वो ये वाला यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो ग्रीन मैन्योर प्रैक्टिस इज नॉट वेरी फेमस और कॉमन बट स्टिल इट इज यूज्ड. हाँ जी, एनी डाउट इन दिस? सर कंपोस्ट और फार्म यार्ड मैन्योर में क्या डिफरेंस है? कंपोस्टिंग में
आप होल डिग करके उसके अंदर जो है आपने ऑर्गेनिक वेस्ट डाला है। फार्म यार्ड मैन्योर में आप जो फार्म का वेस्ट है प्लस काउ डंक है, इन सबको जो है यू आर कंपाइलिंग एज अ पाइल, आप एक पाइल बना रहे हैं ऑर्गेनिक वेस्ट की। आप सॉइल के अंदर डिग नहीं कर रहे हैं, बट सॉइल के ऊपर एक माउंटेन क्रिएट कर रहे हैं ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। ठीक है, अदरवाइज प्रोसेस एग्जैक्टली सेम है और कुछ नहीं है। दोनों ही जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इंसेक्ट्स जो है वो डिकम्पोज करते हैं। दोनों ही केस में टाइम ड्यूरेशन इज 4 to 6 months। ठीक है, बेटर रिजल्ट जो है वो कंपोस्टिंग में जो है इज मच बेटर रिजल्ट देन फार्म यार्ड मैन्योर। प्लस फार्म यार्ड मैन्योर नेगेटिव इज द फाउल स्मेल, so it's very uncommon practice for farmyard manure। Okay, Okay, sir.